नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के बारे में। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसमें सिर्फ बेसिक सी बातें होंगी। बहुत ज़्यादा हम साइंटिफिक टर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक बातों पर हम जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बायोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी को दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी और बायोसाइकोलॉजी। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें मैंने बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी थी जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी से रिलेट करती है। वो मैं पहले आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा। वो एक इंडियन माइथोलॉजी पर बेस्ड है। ये एक पेंटिंग जो इस समय आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई जा रही होगी, वो इसी से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि एक लड़की है जिसका नाम है सीता। वो एक बुद्धिमान व्यक्ति से शादी करती है, लेकिन वो शरीर में दुबला पतला है। वो बुद्धिमान है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना है। वह बुद्धिमान है, शरीर से दुबला पतला है, पेशे से एक व्यापारी है। सीता शादी करती है ऐसे व्यक्ति से, लेकिन वहीं सीता का क्रश होता है। सीता अट्रैक्टेड होती है उसके दोस्त की तरफ, जो शरीर में मजबूत है, उसकी बॉडी है वो मस्कुलर है और वो पेशे से लोहार है, लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं है। वो क्या है? पेशे से लोहार है, बॉडी उसकी मस्कुलर है, अच्छी है, दुबला पतला नहीं है और इंटेलेक्चुअल भी नहीं है। वो उतना बुद्धिमान नहीं है जितना व्यापारी है, जितना सीता का पति है। तो एक दिन क्या होता है, वो दोनों काली माता के मंदिर में जाके अपना सर काट लेते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड का कारण यहाँ पे इस कहानी में जो है नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन वो मंदिर में जाके सुसाइड कर लेते हैं, दोनों अपना सिर काट लेते हैं। फिर उसके बाद में सीता जब वहाँ पहुँचती है तो वो ये सब देखती है और हैरान हो जाती है कि ये क्या हो गया। वो चारों तरफ खून बिखरा हुआ होता है। उस जिसको देखकर वो बहुत घबरा जाती है और डरने लगती है और रोने भी लगती है। फिर वो काली माता से प्रार्थना करती है कि वो इन दोनों को ही जीवित कर दे। तो काली माता उसके सामने प्रकट होती हैं और कहती हैं कि मैं इन दोनों को तो जीवित कर दूंगी, लेकिन तुमको इनको जीवित करने से पहले इनका सर इनके धड़ों पर लगाना होगा, वो भी बेहद सावधानी से। सीता इस बात के लिए एग्री हो जाती है, लेकिन जब सीता उन दोनों के धड़ों को लगा देती है, वो दोनों जिंदा हो जाते हैं। यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है जो कि मेजर है, जो हमारी बायोलॉजिकल साइकोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है। सीता धड़ों की अदला बदली कर देती है। वो दुबले पतले शरीर के ऊपर लोहार का सिर लगा देती है और मस्कुलर बॉडी पर इंटेलेक्चुअल व्यक्ति का सर लगा देती है, जो पेशे से एक व्यापारी था। तो यहाँ पे क्या हुआ, सरों की अदला बदली हो गई। अब ये बायोलॉजिकल साइकोलॉजी से कैसे जुड़ा हुआ है? हमें पता है कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है और हमारी बॉडी हमारे ब्रेन पे इफ़ेक्ट करती है। दोनों का इंटरकनेक्शन है, दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। तो अब यहाँ पे कई सवाल खड़े होते हैं कि किस तरीके से सरों की अदला बदली होने के कारण वो आगे काम करेंगे। और यहाँ पे एक सीता के सामने एक दुविधा खड़ी हुई कि अब उसका पति कौन है। वह व्यक्ति है जिसके ऊपर इंटेलेक्चुअल व्यक्ति का सर लगा हुआ है, लेकिन वह अब शरीर से बलवान है, या फिर वह व्यक्ति है जो शरीर से दुबला पतला है, लेकिन उस व्यक्ति का सर लगा हुआ है अब उसकी बॉडी पर, जो बुद्धिमान नहीं है और पेशे से लोहार है। वो अब दोनों आगे कैसे काम कर पाएंगे? छोटी सी कहानी से हमें पता चलता है कि जो तीन चीज़ें हैं व्यक्ति की, जैसे कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी, व्यक्ति की खुद की पहचान, पर्सनल उसकी जो पहचान होती है वो, उसकी पर्सनैलिटी और उसके टैलेंट किस तरीके से ब्रेन और बॉडी के इंटरेक्शंस के कारण बनते हैं। तो ये एक बेसिक सी कहानी थी। अब हम नज़र डालेंगे कि बायोलॉजिकल साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। तो बायोसाइकोलॉजी या बायोलॉजिकल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ द ब्रेन एंड अदर बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर। यानी कि हिंदी में अगर मैं बोलूँ कि बायोसाइकोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से ब्रेन और दूसरे बायोलॉजिकल सिस्टम्स हमारे बिहेवियर पर किस तरह से असर डालते हैं। ये चीज़ हम बायोसाइकोलॉजी या बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है साइकोलॉजी की, जो माइंड और बॉडी की रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करती है कि माइंड और बॉडी एक दूसरे से कैसे, माइंड की जगह ब्रेन कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ब्रेन एंड बॉडी किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है और किस तरीके से ब्रेन रेगुलेट करता है हमारे बिहेवियर को, किस तरीके से ब्रेन में होने वाले चेंजेस हमारे बिहेवियर पे असर डालते हैं, या फिर हमारे किस किस बिहेवियर के कारण ब्रेन में कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स में चेंजेस आते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से
रिलेटेड हैं, दोनों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। बिहेवियर न्यूरोट्रांसमीटर्स पे असर डालते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे बिहेवियर पे असर डालते हैं। जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी है वो न्यूरोसाइकोलॉजी, बिहेवियरल न्यूरोसाइंस और कोग्निटिव न्यूरोसाइंस के साथ में बहुत क्लोजली रिलेटेड है। और बायोसाइकोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं? बायोसाइकोलॉजिस्ट कोग्निशन, इमोशन और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। इनके अंदर अभी हम डीप डाइव करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम डीप डाइव करते हैं कि बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है, क्या क्या स्टडी किया जाता है। तो जब भी हम एक जनरल साइकोलॉजी की बुक उठाते हैं उसके अंदर एक चैप्टर होता है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, जिसके अंदर नर्वस सिस्टम और ब्रेन की बात की जाती है और कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो ये चीज़ हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं कि बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर क्या है या बायोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियर। चैप्टर इस नाम से भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर या फिर फिजियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियर। चैप्टर का नाम अलग हो सकता है लेकिन चीज़ हम वही स्टडी करते हैं, मीनिंग वही है। इसके अंदर आ जाते हैं हम फंक्शनल न्यूरो एनाटोमी पे कि नर्वस सिस्टम क्या है और वो किस तरीके से बिहेवियर को रेगुलेट करता है। न्यूरोफिजियोलॉजी पे वो कंडक्शन किस तरीके से होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है न्यूरल सिग्नल्स का। साइकोफार्मेकोलॉजी पे, साइकोफार्मेकोलॉजी जैसा कि नाम से पता लग रहा होगा कि अभी ये दवाइयों के बारे में है थोड़ा सा। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से होते हैं, वो किस तरह के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर्स को कम या ज़्यादा करने में अपना रोल प्ले करती हैं। हार्मोन्स और बिहेवियर एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, ये भी हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है कि भाई किस तरीके से नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ, जिसके अंदर हम एवोल्यूशन देखते हैं कि ब्रेन और बिहेवियर का किस किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ ओवर द टाइम। एक पर्सपेक्टिव होता है साइकोलॉजी में जिसे एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के नाम से जाना जाता है, वो क्लोजली रिलेटेड है बायोसाइकोलॉजी से। किस तरीके से ब्रेन एंड बिहेवियर का डेवलपमेंट होता है ओवर द लाइफ स्पैन, जिसे हम कह सकते हैं लाइफ स्पैन डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एंड बिहेवियर। ये भी हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। जो थर्ड कैटेगरी है वो है परसेप्शन एंड एक्शन। इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं कि जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं सेंसरी प्रोसेसिंग्स की, उनके पीछे बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स क्या क्या हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग जैसे कि टच हो गया, पेन हो गया, हियरिंग हो गई या टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, इनके पीछे की बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स को हम स्टडी करते हैं। मूवमेंट में ब्रेन का क्या रोल होता है, जैसे कि अब मैं अपना ये हाथ हिला रहा हूँ, इस तरीके से मैं अपने हाथ की मूवमेंट कर रहा हूँ, तो मेरे ब्रेन का क्या रोल है। मेरे को अगर अपनी उंगली यूं करनी है नीचे इस तरह से या इस तरह से ऊपर करनी है या फिस्ट बनानी है, या मैं किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाता हूँ तुरंत मैं पीछे खींच लेता हूँ, तो इसमें ब्रेन का क्या रोल रहता है कि बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स क्या क्या होते हैं इन बिहेवियर के पीछे, ये भी हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में। इसके अंदर हमारे मूवमेंट्स भी आते हैं, चलना फिरना, साइकिल चलाना या कार ड्राइव करना, किस तरीके से लाइट का स्विच ऑन करना है, किस तरीके से ऑफ करना है, ब्रेन का क्या रोल रहता है, ये चीज़ हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर। हमारी फोर्थ कैटेगरी है द रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हमारे बिहेवियर को किस तरह से रेगुलेट करते हैं। इसके अंदर तीन चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर सेक्स, कि भाई सेक्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या क्या न्यूरल बेसिस हैं सेक्स के, और किस तरीके से हमारा सेक्स डिटरमाइन होता है। सेक्स एंड जेंडर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनकी डेफिनेशंस पर हम आगे जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना जान लेते हैं कि सेक्स एक बायोलॉजिकल चीज़ है, वहीं पे जेंडर एक सोशल और कल्चरल रेफरेंस में यूज़ किया जाता है। होम्योस्टेसिस कैसे होता है, यानी कि एक बॉडी की ऑप्टिमल स्टेज होती है, एक ऑप्टिमम कंडीशन होती है, वो उसमें किस तरीके से बॉडी अपने आप को रेगुलेट करके रखती है, वो भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। फिर आ जाता है इसके अंदर बायोलॉजिकल रिदम्स जैसे कि स्लीप और ड्रीमिंग। स्लीप कितने प्रकार की होती है, स्लीप कैसे आती है, ये सब स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर। फिर हम स्टडी करते हैं इमोशंस, हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है, फिफ्थ कैटेगरी है इमोशंस एंड मेंटल डिसऑर्डर्स की। अलग अलग तरह के इमोशन जैसे कि हैप्पीनेस, एग्रेशन में क्या रोल रहता है ब्रेन का और अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स का, ये भी हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर। इसके अंदर हम साइकोपैथोलॉजी भी स्टडी करते हैं। साइकोपैथोलॉजी यानी कि एबनॉर्मल बिहेवियर, कौन कौन से मेंटल डिसऑर्डर्स या बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं, उनके पीछे के बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स क्या है, ये सब हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं।
जब भी आप कोई डिसऑर्डर पढ़ते होंगे एब्नॉर्मल साइकोलॉजी की बुक में, तो जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसमें साइकोलॉजी के अलग अलग पर्सपेक्टिव के रेफरेंस में उस डिसऑर्डर्स को डिफाइन किया जाता है। उसी में से एक पर्सपेक्टिव है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सो वो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी से ही लिया गया है। जो आप वहाँ पे स्टडी करते हैं तो समझ लीजिए बायोलॉजिकल साइकोलॉजी से ही रिलेटेड है। तो बायोलॉजिकल बेसिस क्या है बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के, ये भी हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर। हमारी जो 6th कैटेगरी है वो है कोग्निटिव न्यूरोसाइंस, यानी कि जो अब इसके अंदर क्या क्या स्टडी करते हैं कि लर्निंग और मेमोरी, किस तरीके से हम लर्न करते हैं और ब्रेन के कौन कौन से पार्ट लर्निंग में और मेमोरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो चीज़ हम इसमें स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में। हम किस तरीके से लैंग्वेज सीखते हैं और ब्रेन का क्या मैकेनिज्म्स रहता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंग्वेज लर्निंग में और कोग्निशन में। तो यही चीज़ें हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब हम ध्यान देते हैं कि बायोलॉजिकल साइकोलॉजी किस तरह से दूसरे सब्जेक्ट्स के या दूसरे साइंस के साथ में रिलेटेड है। ये एक फ़ोटो आपको दिखाई दे रही होगी अपनी स्क्रीन के ऊपर, आप इसे देख सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे के लिए वो इजी हो ये याद रखना। इस डायग्राम के सेंटर में है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिर अगर हम थोड़ा सा दूसरे कदम पे जाते हैं, वहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं 2nd कैटेगरी में। फिर 3rd सर्कल में हम देखते हैं वहाँ पे कुछ और सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। फिर हम 4th सर्कल को देखते हैं, वहाँ पे कुछ और सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। तो मैं ये समझा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो जो 4th सर्कल है, जो सबसे दूर है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी से, वो है सब्जेक्ट्स, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उनसे क्या क्या ब्रांच या कौन कौन सी फील्ड हमने ली है साइकोलॉजी के अंदर, वो आ जाता है 2nd सर्कल में। फिर 3rd सर्कल के अंदर ये दिखाया गया है कि इनमें से कौन कौन सी फील्ड बहुत ज़्यादा क्लोज हैं बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में। हम 2-3 का एग्जांपल लेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा ना बड़ी बने, इसलिए मैं 2-3 एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी आप स्क्रीनशॉट जो आपने लिया है आप उसको पढ़ लेना कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो क्लोजेस्ट हैं और किस सब्जेक्ट में से लिया गया है। एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले एंडोक्रिनोलॉजी का। एंडोक्रिनोलॉजी से जो सब्जेक्ट लिया है साइकोलॉजी में वो है न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के जो क्लोजेस्ट है वो है बिहेवियरल एंडोक्रिनोलॉजी। इसी तरीके से हम देखते हैं साइकाइट्री में से आ जाता है बिहेवियरल मेडिसिन, और जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के क्लोजेस्ट है वो है हेल्थ साइकोलॉजी। इसी तरीके से हम देखते हैं एनाटॉमी पे, एनाटॉमी से लिया गया है न्यूरो एनाटॉमी, और जो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के वो है न्यूरल इमेजिंग, जिससे हमें जानने में मदद मिलती है कि भाई किस किस तरीके से ये मेथड्स होते हैं ब्रेन को स्टडी करने के लिए। आ जाते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी पे, इसमें से लिया गया है जेनेटिक्स, और जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है वो है बिहेवियर जेनेटिक्स। इसी तरीके से आप पूरा डायग्राम देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। मैं और इस तरह की वीडियो बनाऊंगा बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के ऊपर, जिसमें हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी की अलग अलग चीज़ों पर बात करेंगे। शुरुआत हम करेंगे नर्वस सिस्टम से, बायोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियर से, या फिर फिजियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियर, बात एक ही है, चैप्टर का नाम अलग होता है। आगे की वीडियोज़ इस पर आएंगी। वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।